हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैनक्रियास, जो हमारी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पैनक्रियास है वो हमारी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये होती है ड्यूडिनम। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट द लूप ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की लूप में प्रेजेंट होती है। कलर इसका देखने में पता चल रहा है, कौन सा कलर है इसका, येलो। ठीक है, येलो कलर की होती है। अब भी हमने बात की, हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि दोनों का काम करती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। हेट्रोक्राइन को और हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्पोजिट ग्लैंड। ठीक है, अब जो इसके सेल्स एंडोक्राइन का फंक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1 to 2% पेनक्रियाटिक मास बनाता है, जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है। 3 मिलियन ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इसका मेन काम क्या है, होम्योस्टेसिस करवाता है, किसकी, ग्लूकोज की। मतलब बैलेंस करवा रहा है, किसका, ग्लूकोज का बैलेंस करवा रहा है, उसको कम करवाना है, ज्यादा करवाना है, ठीक है, वही करवाएगा। अब ये टर्म देख रहे हो आप, दैट इज पेनक्रियाटिक एसिनाई। पेनक्रियाटिक एसिनाई के बीच में ये पड़े हुए हैं, दैट इज इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसके भी आगे क्या है, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सबसे पहले होते हैं अल्फा सेल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं बीटा सेल्स। इसके अलावा इसमें गामा सेल्स भी पड़े होते हैं। एंड लास्ट इज डेल्टा सेल्स। ठीक है, जो गामा सेल्स होते हैं वो है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। मतलब ये किसमें रोल करता है, अपना डाइजेस्टिव जूस में, या कह लो डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम इसका रोल यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा सेल्स का, अल्फा सेल्स, ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, कौन सा हार्मोन, दैट इज ग्लूकागन। बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन। और जो लास्ट हमारे हैं डेल्टा सेल, वो रिलीज करते हैं सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो हम इसको याद करते हैं गिस के नाम से, GIS, अल्फा बीटा डेल्टा, गिस, ग्लूकागन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन। अल्फा सेल का एक और भी नाम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीफिल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीफिल्स भी बोलते हैं। अब हम अपनी बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंसुलिन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या है, एक हाइपोग्लाइसीमिक है, या कह लो एंटी डायबिटिक है। हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपो मतलब कम करेगा ग्लूकोज लेवल को, हाइपोग्लाइसीमिक है, या फिर कह लो एंटी डायबिटिक है।
ठीक है, क्या करेगा, हमारे ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं दैट इज एनाबोलिक हार्मोन। एनाबोलिक हार्मोन है ये। एनाबोलिक हार्मोन का मतलब क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा, किससे, फ्रॉम सिंपलर वंस। कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा सिंपल से, लाइक इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लूकोज से क्या बना देता है ये, ग्लाइकोजन। तो सिंपल से क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, इंसुलिन अब स्टिमुलेट कब होती है, जब हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, हाई ग्लूकोज लेवल। हाई ग्लूकोज लेवल होने पे ये क्या हो जाती है, स्टिमुलेट, ठीक है, इसकी सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल जो हमारी ब्लड में शुगर होती है दैट इज अबाउट 60 to 100। ठीक है, अब ये मेनली किन ऑर्गन्स को टारगेट करता है या किन टिश्यूज को टारगेट करता है। फर्स्ट आ गया लीवर। जो लीवर में हेपेटोसाइट्स हैं उनको टारगेट करता है, हेपेटोसाइट्स ऑफ लीवर। सेकंड जिसका टारगेट ऑर्गन आ गया दैट इज मसल्स। उसके बाद किसको टारगेट करता है, एडिपोस टिश्यू को, उसके भी एडिपोसाइट्स ऑफ एडिपोस टिश्यू, इनके सेल्स को करेगा, सभी के टिश्यूज को, सेल्स को। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। सबसे पहले ये स्टिमुलेट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाएगा कहां पे, हमारे बॉडी सेल्स में एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाएगा एज अ रेस्पिरेटरी फ्लूइड, रेस्पिरेटरी फ्यूल की फॉर्म में करवाएगा। ठीक है, हमारे बॉडी के सेल्स में। नेक्स्ट, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाएगा। अब एक ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, अभी हमने जो पढ़ा था हमारा एनाबॉलिक फंक्शन में कि जो ग्लूकोज है उसको किस में चेंज करवा देगा, ग्लाइकोजन में। ठीक है, हमारे मसल्स में और लीवर में। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्या प्रिवेंट, अभी तक हम स्टिमुलेट कर रहे थे, ये प्रिवेंट करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज को नहीं बनने देगा, किससे, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ग्लूकोज को नहीं बनने देगा। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट। अब ये क्या करवाता है, लाइपोजेनेसिस करवाएगा। लाइपोजेनेसिस या कह लो लिपोजेनेसिस करवाएगा, मतलब जो हमारी एक्सेस ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करवा देगा।
एक्सेस ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करवा देगा। नेक्स्ट आ गया, इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड। प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड। ठीक है, अब क्या है, कीटोन बॉडीज को ब्लड में नहीं बनने देगा, क्योंकि क्या रिड्यूस करवा देगा, रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। जो फैट्स का रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन है उसको बंद करवा देगा, जिस वजह से क्या है, कीटोन बॉडीज नहीं बनेगी। एंड इट ऑल्सो स्पेयर्स अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या थे, इसके फंक्शंस थे। अब हम बात करते हैं अगर इसकी हाइपो एक्टिविटी हो जाती है, अगर इसकी हाइपो एक्टिविटी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होएगा। ठीक है, अब ये डेफिशिएंसी हो जाती है मेन डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स की वजह से हो सकती है। जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही बीटा सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे ही बीटा सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1। जब हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल्स बीटा सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने से क्या हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या फिर कह लो टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, अब ये मेन होती कब है टाइप 1 डायबिटीज, बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज। जब एज क्या है 20 ईयर से भी कम है, या फिर इसको हम बोल देते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। इट इज कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज। क्लियर। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है इसमें होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, नेम से ही क्लियर है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल का इंक्रीज हो जाना, राइज इन शुगर लेवल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ज्यादा हो जाती है, हम क्या ले सकते हैं कि मोर देन 150। इसके अलावा इट लीड्स टू डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या है, यूरिन की जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 10 टाइम्स। इसके अलावा इसमें क्या हो जाता है, दैट इज पोलीडिप्सिया। अब पोलीडिप्सिया का मतलब क्या है कि जो हमारी थर्स्ट लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा यूरिन की आउटपुट होएगी तो ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोलीडिप्सिया। नेक्स्ट इट लीड्स टू ग्लाइकोसूरिया।
ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? यूरिन के अंदर शुगर का पास आउट होना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया. नेक्स्ट, इट ऑल्सो लीड टू कीटोनीमिया. कीटोनीमिया का मतलब क्या है? जो कीटोन बॉडीज है उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाना ब्लड के अंदर. ठीक है. अब ये क्यों इंक्रीज हो जाती है? लास्ट हमने पढ़ा था प्रिवेंट करवाती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. अब इसमें क्या ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से कीटोन बॉडीज ब्लड में बननी स्टार्ट हो जाती है, लाइक ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, एसिटो एसिड, ये सारे. अब नेक्स्ट हम बात करें एक और टर्म की इसी में ही. कीटोन बॉडीज ब्लड में बन रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कीटोनीमिया. एंड एक और चीज दैट इज कीटोन जो है यूरिन में भी पास होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया. कीटोन बॉडीज जो है यूरिन में भी पास होनी स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर? और इसमें क्या होता है? जो ग्लाइकोजन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, किसमें? लीवर और मसल्स में. क्यों? क्योंकि सारी तो उसकी क्या बन गई? ग्लूकोज बन गई है. इसके अलावा पर्सन जल्दी टायर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अर्ली टायरिंग. उसकी जो हीलिंग पावर है वो डिले हो जाएगी, डिलेड हीलिंग. होता ना कि किसी पर्सन को मान लो शुगर है, डायबिटीज है, तो कोई इंजरी वगैरह हो जाए, ठीक है, तो जख्म जल्दी नहीं भरते, ठीक है, तो जल्दी हीलिंग नहीं होती है. अब जो इंजरी होने की वजह से अगर किसी डायबिटिक पर्सन में इंजरी हो जाती है, दैट लीड्स टू ब्लड विजन, ठीक है, एसिडोसिस. एसिडोसिस मतलब पीएच लेवल जो ब्लड का है वो अप्रोक्सीमेटली 6 या 6.8 ऐसे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. डायबिटिक कोमा भी हो सकता है. एंड ओवरऑल क्या है? पर्सन की डेथ भी हो सकती है. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? अब इसके ड्रॉबैक्स क्या लो कि अगर इंसुलिन लेवल कम हो जाता है तो ये सारा कुछ हो सकता है. क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करें कि अगर इसको क्योर करना है तो कैसे कर सकते हैं? थ्रू इंसुलिन थेरेपी. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? उस पर्सन को एक कंट्रोल्ड अमाउंट में डोज दी जाती है, किसकी? इंसुलिन की. एज वेल एज उसका जो शुगर फ्री डाइट होनी चाहिए. ठीक है, ये सबसे क्या है? बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड है किसका? डायबिटीज का. ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 1 ठीक है, डायबिटीज. अब हम बात करते हैं टाइप 2 की. वो थी डायबिटीज डिपेंडेंट ही होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट ही होती है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट. इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज वो थी टाइप 1, ये होती है टाइप 2. ठीक है, वो कब हो रही थी? बिलो 20 ईयर एज. ये होती है आफ्टर 30 ईयर्स. आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज. अब इसमें होता क्या है? जो इंसुलिन लेवल है वो क्या रहता है? नॉर्मल. पर मेन इसका फैक्टर क्या आ जाता है? बट इट कैन नॉट मूव ग्लूकोज फॉर स्टोरेज. ठीक है,
अब ये क्या है, ग्लूकोज को स्टोर नहीं करवा पाता, जैसे हमने लास्ट पढ़ा था रेस्पिरेटरी फ्यूल, ठीक है, ना इसको रेस्पिरेटरी फ्यूल की तरह यूज कर पाता, तो हम इसको लिखेंगे बट इट कैन नॉट यूज, और वी कैन से मूव ग्लूकोज फॉर स्टोरेज। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करवा पाता, स्टोर नहीं करवा पाता। और जो हमने पढ़ा था कि हम जो ग्लूकोज को है यूज करते थे रेस्पिरेटरी फ्यूल की तरह, ठीक है, ये उसका क्या है, यूज भी नहीं करवा पाता एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। ठीक है, वो पर्सन में अब क्या है, इंसुलिन लेवल नॉर्मल है बट वो इंसुलिन को यूज नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि जो उसके टारगेट सेल्स होते हैं, उसके टारगेट सेल्स के पास क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो क्या हो जाते हैं, डेफिशिएंसी आ जाती है। इस वजह से उसके पास इंसुलिन तो है बट इट कैन नॉट यूज इट, ठीक है, उसको यूज नहीं कर पाता। सो जो डायबिटीज 2 है वो क्या है, मोर प्रिवेलेंट है देन डायबिटीज 1। क्लियर? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड हार्मोन दैट इज ग्लूकागन। अब उसको हमने क्या बोला था, हाइपोग्लाइसीमिक है, ये होता है हाइपरग्लाइसीमिक। वो शुगर लेवल को कम कर रहा था तो ये शुगर लेवल को बढ़ाएगा। दैट्स व्हाई बोथ दी और जो हॉर्मोन्स है दैट आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिक और डायबेटोजेनिक, ठीक है, वो क्या था, हाइपोग्लाइसीमिक था और एंटी डायबिटीज वाला था। अब इसकी जो सिक्रीशन है, उसकी सिक्रीशन हो रही थी कि जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी कब होएगी, जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देन इट स्टिमुलेट इट्स सिक्रीशन। क्लियर? बोथ द हॉर्मोन्स आर एंटागनिस्टिक। बोथ द हॉर्मोन्स आर एंटागनिस्टिक टू ईच अदर। एक इंक्रीज करवा रहा है शुगर लेवल को तो एक क्या करवा रहा है, कम करवा रहा है। ठीक है, ग्लूकागन क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा शुगर लेवल को, जबकि इंसुलिन क्या करवा रही थी, कम करवा रही थी। ठीक है, अब ये करवाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कि जो ग्लाइकोजन बनी हुई है उसको किस में चेंज करवा देगा, ग्लूकोज में चेंज करवा देगा। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है लैक्टिक एसिड में चेंज होती है, अब ये क्या उसको भी नहीं होने देगा, उसको भी क्या करवा देगा, इनहिबिट करवा देगा। क्लियर? तो ये था ग्लूकागन का काम। नेक्स्ट आ गया दैट इज डेल्टा सेल जो रिलीज कर रहे थे सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन क्या करते हैं, इनहिबिट करवाते हैं सिक्रीशन किसकी, जो अभी हमने दो हार्मोन पढ़े हैं, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ दैट इज ग्लूकागन एज वेल एज इंसुलिन। इसका सिर्फ यही काम है। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कशन, पैनक्रियास के। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, ग्लूकागन जो है क्या करवा रहा है, शुगर लेवल को कम करवा रहा है। अगर ज्यादा शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो असेंबली में है फेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, किस वजह से, कि अगर शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो उस वजह से क्या है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे फेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम उनको कोई मीठी चीज खिला ले, ठीक है, लाइक बिस्किट खिला दी हमने उनको, कैंडी खिला दी, ग्लूकोन डी पिला दिया, तो वो वापस क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है,
ये था हमारा लास्ट टॉपिक पेनक्रियास का। अब इसके बाद एक दो और छोटी ग्लैंड पड़ी है जो क्या है, हेट्रोक्राइनी ही है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कोई डाउट हो, और पोस्ट सेक्शन में, जो पोस्ट सेक्शन है उसके अंदर एमसीक्यू ट्राई करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।